हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3B, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर नंबर 3A भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर 3B, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ग्राफ होंगे इसमें, टोटल आपको 5 टाइप तो ग्राफ बनाने हैं जो आज के लेक्चर में मैं आपको सब सिखाने वाली हूँ। ओके, सो आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके 12th के बोर्ड्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, so let's continue with our chapter that is 3B, elasticity of demand। ठीक है, so चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपके टेक्स्ट बुक के पार्ट पे आ जाती हूँ जहाँ पे है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, 3B। ओके, डिमांड क्या होता है इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी समझ लिया था, है ना। डिमांड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें एक पर्सन की डिजायर होती है, वो डिजायर से फिर वो चीजों को क्या करता है, खरीदने के लिए रेडी रहता है। मतलब डिमांड चैप्टर में हमने ये सीखा था कि डिमांड का किसके साथ क्या रिलेशन है, लाइक डिमांड का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, डिमांड का इनकम के साथ क्या रिलेशन है ना। हमने ये सीखा था कि डिमांड किस पे डिपेंडेंट है। ओके, बट अब हम सीखने वाले डिमांड का मतलब तो हमने सीख लिया। अभी इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो पहले हम इलास्टिसिटी को समझते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि देखो, ये तो हमें पता है कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। ओके, लेकिन अगर समझो प्राइस आज 10% से बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो डिमांड का उस प्राइस के वजह से इम्पैक्ट कितना होगा। इलास्टिसिटी हमें ये बताता है कि कितना चेंजेस आएगा। क्या बताता है इलास्टिसिटी हमें कि कितने परसेंटेज से डिमांड में क्या होगा, चेंजेस होगा। ओके, डिमांड चैप्टर में हमने सीखा था कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन क्या है। ओके, तो डिमांड एनालिसिस हमें बताता है व्हाट के बारे में, व्हाट की रिलेशनशिप क्या है, लेकिन इलास्टिसिटी हमें यह बताता है कि कितना। ओके, हाउ क्वेश्चन का आंसर कौन करता है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिएक्शन, है ना, रिस्पॉन्स, कि अगर आज प्राइस 10% से बढ़ गया तो डिमांड का उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या डिमांड एकदम ज्यादा प्रपोर्शन में चेंज होगा या डिमांड एकदम कम प्रपोर्शन में चेंज होगा। मतलब इलास्टिसिटी हमें किसके बारे में बता रहा है, प्रपोर्शन के बारे में, कि कितने प्रपोर्शन से डिमांड चेंज होने वाला है। ओके, सो आई होप आपको समझा होगा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमें किसके बारे में बताता है, हमें रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितने प्रपोर्शन से डिमांड पे चेंजेस आएगा। ओके, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। इंपॉर्टेंट मैं लेक्चर बाय लेक्चर में आपको बताती रहूंगी कि कितना कितना क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आज अभी जो भी मैं लेक्चर में सिखाऊंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन को मार्क्स के साथ सिखाने वाली हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इतने मार्क्स के लिए बोर्ड्स में आता है। ओके, तो चलो, आई होप यहां तक आपको समझा होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब एक बेसिक मतलब बोलो तो रिएक्शन, कंज्यूमर का रिएक्शन कैसा होता है और कितना होता है जब प्राइस में कुछ चेंजेस आता है, जब इनकम में कुछ चेंजेस आता है, जब फैशन या टेस्ट में कुछ चेंजेस आता है ना, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम शिफ्ट होते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंजेस आता है, तो जब ये सब चीज़ों में कुछ भी चेंजेस आ रहा है तो डिमांड पे उसका इम्पैक्ट कितना होता है, कंज्यूमर किस तरीके से उस चेंज पे रिएक्शन देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है 3 टाइप्स का। ठीक है बच्चों, अभी आपका जो पहला क्वेश्चन है ना वो 4 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए। क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये जो फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हो ये उसका मीनिंग दिया हुआ है, और एल्फ्रेड मार्शल के लैंग्वेज में यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। ओके, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और ये उसका डेफिनेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3 टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी के। अब मैं आपको इसका स्मार्ट कोड दे रही हूँ याद करने के लिए। ओके, इसका बेस्ट स्मार्ट कोड है याद करने के लिए। आप लोग सब पिक्चर क्लिक करते हो ना, पिक्चर को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं पिक, है ना, PIC। सो P फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, I फॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और C फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको यहां तक समझा होगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, यस, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एटलीस्ट मीनिंग पढ़ना है। डेफिनेशन अगर आपको वर्ड टू वर्ड याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो आप सिर्फ मीनिंग भी पढ़ोगे ना तो बहुत है। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स होते हैं। पिक से याद रखना है आपको, ये पिक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आपको इस चैप्टर में से सम्स नहीं आने वाले हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ना है, वो भी अगर आपको 2 मार्क के आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट में आ जाता है। इसके लिए आपको ये याद रखना है। ओके, सो आज का हमारा जो पहला सेशन होने वाला है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है? आज का सेशन किसके बारे में होने वाला है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फर्स्ट टाइप है। ठीक है, सो चलो सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी पे आते हैं। ये रहा आपका प्राइस इलास्टिसिटी। दिस इज योर प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम और क्रॉस हम लोग प्राइस के बाद करेंगे, पहले मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से जाती हूँ। ठीक है, ओके, सम्स ये चैप्टर में से नहीं आता है, इंडेक्स नंबर का चैप्टर है उसमें से सम्स आता है। ठीक है, इसमें तो खाली फॉर्मूला समझना है और ग्राफ समझना है। अभी तक तो समझने वाली चीज आई ही नहीं है, अभी तो आपको एक्चुअली में स्टार्ट करना है समझना। ओके, तो अपना पहला कॉन्सेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको स्टार मार्क कर देना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें से एक क्वेश्चन कंपल्सरी आपके एग्जाम में आता है, या तो प्राइस इलास्टिसिटी का 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, या तो 8 मार्क का ब्रीफ आ जाएगा, या फिर स्टडी द फॉलोइंग आंसर द टेबल में आ जाएगा। इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेसिक इसका मतलब अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो मैंने इंग्लिश का मीनिंग बोला है, अब आपको इसको थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कितने परसेंटेज से प्राइस अगर चेंज हुआ है, जितने भी परसेंटेज से अगर प्राइस में चेंजेस आया है, उस चेंजेस का डिमांड पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस में 20% से प्राइस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक शर्ट का प्राइस पहले जितना भी था, अभी उसका प्राइस 20% से बढ़ गया है। कितने परसेंट से बढ़ गया है? 20% से बढ़ गया है। तो अभी आपको ये तो पता है, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में सीखा था कि प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड पे उसका क्या असर होता है? क्वांटिटी डिमांड फॉल्स।
ओके, बट कितने परसेंटेज से डिमांड फॉल होगा ये हमें कौन बताता है? ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ओके, तो अगर समझो प्राइस 20% से बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड लेट से 40% से कम हो गया, तो ये जो प्रपोर्शन की बात हो रही है ना, इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, कि डिमांड प्राइस के वजह से चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, उसका रिएक्शन कैसे हो रहा है, कितने परसेंटेज से डिमांड में चेंजेस आ रहा है, वो हमें बताते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। आई होप आपको यहां तक समझा होगा कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अमेजोन पे फेस्टिव सीजन में सेल लग रहा है, 30% ऑफ आप कुछ भी खरीदो, 30% प्राइस क्या हो गया है? कम हो गया है। तो प्राइस कम हुआ तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस। डिमांड कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? समझो फॉर एग्जांपल प्राइस 30% से कम हुआ तो डिमांड आपका 50% से बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बता रहा है। ओके, अब ये तो मीनिंग हो गया। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो। ये एक रेशियो है, ये कैलकुलेशन है। ठीक है, इज अ रेशियो ऑफ proportionate change in quantity demand of a commodity to a proportionate change in price only. Other factors will remain constant. ये तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि जब भी हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन पढ़ते हैं उसमें अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझा होगा। ठीक है, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें प्रपोर्शन के बारे में बताता है कि कितने प्रतिशत, बोलते ना कि प्राइस अगर इतने प्रतिशत से कम हुआ या बढ़ा है तो डिमांड पे उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है, कंज्यूमर कैसे रिएक्शन दे रहे, कंज्यूमर का रिएक्शन एकदम हाई है या कंज्यूमर का रिएक्शन इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको समझा होगा। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे लिखा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी करके लिखते हैं। इस सिंबॉलिकली इसको क्या लिखोगे आप? ईडी। और इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, और इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली लिखना है तो ये चेंज का ये साइन है, ये आपको ऐसा ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, दिस इज द साइन ऑफ अ चेंज। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक एक समझाने के लिए जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, तो आपको समझ जाएगा कि मैं यहाँ पे आपको क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पेन का प्राइस है पहले, लेट्स से फॉर एग्जांपल पेन का प्राइस था पहले 20 रुपीज। 20 रुपीज में क्वांटिटी डिमांड था 40 पेन का। कितने पेन का? 40 पेन्स का। ठीक है, अब प्राइस 20 रुपए से हो गया लेट से फॉर एग्जांपल 10 रुपए। प्राइस पहले से कम हो गया, प्राइस कम होगा तो डिमांड पे उसका इम्पैक्ट क्या होता है? डिमांड बढ़ता है। तो लेट से फॉर एग्जांपल डिमांड हो गया लेट से 60 पेन्स का। ये क्वेश्चन है। अब अपन फॉर्मूला डालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है, येस और नो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और बाइफोकेट करके लिखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम कैसे लिखते हैं? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ये ओरिजिनल क्वांटिटी होता है, और होल अपॉन करके चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ओके, अब इसको समझते हैं। अब ये क्या हो रहा है? चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितने से चेंजेस आया? देखो बच्चों, 40 से 60 हुआ है ना, तो 60 माइनस 40 कितने से चेंजेस आया है वो अपने को यहाँ पे लिखना है। और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? 40 पेन्स का, तो यहाँ पे आएगा 40। ठीक है, अब आते हैं चेंज इन प्राइस, कितने से प्राइस में चेंजेस आया? तो 20 माइनस 10, और ओरिजिनल प्राइस कितना है? ओरिजिनल प्राइस
20। तो चलो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बताओ 60 माइनस 40 कितना हुआ 20, और ये 40 विल बी एज इट इज। वैसे ही 20 माइनस 10 कितना हुआ 10 अपॉन 20। अब इसको बेसिकली जस्ट आप नॉर्मल जो मैथ्स करते हैं बस वही करना है अपने को, कट 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 कट, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आएगा 1/2, और ये 1/2 है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 2/1, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। अब ये 1 का मतलब क्या हुआ, 1 आंसर तो आ गया, बट इस 1 का मतलब क्या है, आपको जो इससे आंसर मिलता है, आपको 1 मिल रहा है या आपको समझो 1.5 मिला या आपको समझो 0.5 मिला, तो ये सारे नंबर्स का मतलब क्या होता है, तो वही हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों, इसी से ही हम एक नया क्वेश्चन सीखेंगे जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 8 मार्क्स के लिए ये सम नहीं आने वाला है। अगर किसी को भी ये सम डिफिकल्ट लग रहा है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है, इसका कोई क्वेश्चन मतलब इसका कोई कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, सम्स नहीं आने वाले हैं एग्जाम में। इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ ग्राफ और थियोरीज ही आएगा, इस चैप्टर में से आपको सम्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आज हम यही पूरा आज का लेक्चर हमारा इसी पे ही जाने वाला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, यस, ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा तो जस्ट फॉर्मूलाज आ सकता है, कैलकुलेशंस रेयर चांस होता है आने का। ठीक है, तो चलो टाइप्स पे आते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स। मैं यहाँ पे पहले आपको टाइप्स पूरा लिख के बता रही हूँ। सबसे पहला टाइप हम सीखेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, सबसे पहला टाइप क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड टाइप है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये आंसर आपको 8 मार्क्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे सब, देखो 5 टाइप्स है, मैं आपको 2-2 में डिवाइड करके सिखा रही हूं ताकि आपको ये इजी लगेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। आप साथ में अपने पास एक नोटबुक पेन पेंसिल रख सकते हो ताकि तुम साथ में ग्राफ बना सको। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे विद परफेक्टली इलास्टिक पे बच्चों, कि परफेक्टली इलास्टिक आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक को शॉर्ट में सिंबॉलिकली हम लिखते हैं, पहले हम परफेक्टली इलास्टिक कर रहे हैं तो शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या बोलोगे आप परफेक्टली इलास्टिक को ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है ना, प्राइस में देयर विल बी स्लाइट चेंज या नो चेंज। ओके, ऐसा समझने का कि प्राइस में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, खाली जो अपना डिमांड है ना वो इनफाइनाइटली क्या हो रहा है, या तो बढ़ते जा रहा है या तो कम होते जा रहा है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो परफेक्टली इलास्टिक हम क्या बोलते हैं, ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, जिसका मतलब क्या होता है, मैं मीनिंग से अगर बोलूं तो व्हेन देयर इज स्लाइट चेंज और नो चेंज इन प्राइस लीड्स टू
लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसके लिए तो इसका साइन क्या है, इन्फिनिटी। डिमांड पे जब क्या होता है, इनफाइनाइट चेंजेस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है, डिमांड कभी इनफाइनाइटली चेंज होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। एल्फ्रेड मार्शल ने खाली एक ऐसे ही अपना अजम्पशन डालते हुए इस वाले टाइप को दिया है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, समझ में आ रहा है? इसका बस मैं आपको अभी ग्राफ बताऊंगी कि इसका ग्राफ आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ग्राफ। ठीक है, सो पहले हम बनाएंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये होता है हमारा वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। ओके, तो चलो, एक्स एक्सिस represents क्वांटिटी डिमांड, एक्स एक्सिस represents क्वांटिटी डिमांड। ठीक है बच्चों, और वाई एक्सिस में आता है प्राइस। ठीक है, याद रखना ये चीज, वाई एक्सिस में हमेशा प्राइस आता है, एक्स एक्सिस में हम क्या मेजर करते हैं, क्वांटिटी डिमांड। अब ध्यान से समझना इस ग्राफ को कि हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे कोई भी पॉइंट पे पी ले लो, ऐसे ही रैंडमली यहां पे हमने पी ले लिया, और वैसे ही यहां पे मैंने कोई भी पॉइंट पे क्यू ले लिया, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी डिमांडेड है। अब अगर मुझे परफेक्टली इलास्टिक बताना है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस में तो ना के बराबर चेंज है, प्राइस में चेंज ही नहीं है। ओके, आपको सिर्फ क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है पता है, क्वांटिटी डिमांड आपका इनफाइनाइटली या तो बढ़ते जा रहा है या तो कम होते जा रहा है। मतलब है ना, क्वांटिटी डिमांड आपका ऐसे बढ़ते जा रहा है, Q1 Q2 Q3 Q4, मतलब इसी प्राइस पे आपका क्वांटिटी डिमांड सिर्फ क्या होते जा रहा है, इनफाइनाइटली बढ़ते जा रहा है, जिसका कोई काउंट ही नहीं है, आप काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि ये आपका डिमांड कर्व है। ये आपका कौन सा कर्व है बच्चों, दिस इज योर डिमांड कर्व। अभी आपको पहला इसमें ये समझना है कि इसमें जो आपको डिमांड कर्व दिख रहा है ये कैसा है। ओके, इसका स्लोप कैसा है, तो देखेंगे तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, डी डी इज अ डिमांड कर्व, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। बट स्ट्रेट लाइन कैसा है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को हम वर्टिकल बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं? ऐसे लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और किससे पैरेलल है, एक्स एक्सिस से। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि किसके सामने हमने लाइन ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस के सामने। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पॉइंट आप लिख देते हो ना तो आपको तुरंत इस फर्स्ट पॉइंट का मार्क्स मिल जाएगा, है ना। सो देखो अभी आपको इसको लिखना कैसे है, पहले आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मीनिंग लिखोगे। ओके, कि मीनिंग क्या है। सो मीनिंग क्या है, व्हेन देयर इज स्लाइट और नो चेंज इन प्राइस विच लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट करके लिखते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है और इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। यस, ग्राफ एकदम सेम बनाना है। इसमें ये लॉ नहीं है बच्चों, ये सिर्फ टाइप्स है। इस चैप्टर में लॉ नहीं है, लॉ डिमांड वाले में था, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना।
तो यहाँ पे हम टाइप सीख रहे हैं, इसमें शेड्यूल नहीं है, अजम्पशन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, हमें सिर्फ 5 टाइप्स इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा पहला ग्राफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। मैं आपको इसको याद करने का टेक्निक भी सिखाऊंगी कि इसको याद कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल। अभी जो ये साइन है, ये सब साइन हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना होगा, तब जाके आपको ये पूरा आंसर अच्छे से समझेगा। ठीक है, सो हमारा पहला टाइप खत्म होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ओके, यस, आप सेम टू सेम ये ग्राफ बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं विद आवर सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक का उल्टा इनइलास्टिक। परफेक्टली परफेक्टली अपना सेम रहेगा, बस इलास्टिक का उल्टा क्या हो गया, इनइलास्टिक। ओके, तो अब हम इनइलास्टिक को समझते हैं। चलो, अभी परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ईडी इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, ईडी इक्वल टू 0। अभी 0 का मतलब क्या हुआ कि इसमें डिमांड में चेंज आएगा ही नहीं, है ना। मतलब अगर आपका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, अगर आपका प्राइस कितना भी कम हो जाए, प्राइस कितना भी बढ़ जाए, प्राइस कितना भी कम हो जाए, डिमांड में कोई चेंज आएगा ही नहीं। इसमें आपका क्वांटिटी डिमांड ना सेम रहेगा। चलो इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैच बॉक्स, है ना। आप सबके घर पे मैच बॉक्स तो होता ही है, पूजा ये सब करने के लिए। तो एक बात बताओ, अगर मैच बॉक्स का प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी जाए, थोड़ा सा कम भी हो जाए, उसकी डिमांड थोड़ी बढ़ती या कम होती है। जितना अपने को जरूरत होता है एवरी मंथ या 2-3 मंथ्स में एक बार, अपन उतना ही डिमांड करते हैं। सेम फॉर न्यूज़पेपर, सेम फॉर मेडिसिन। मेडिसिन का प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए, कितना भी कम हो जाए, आप डिमांड तो उतना ही करोगे जितना आपको जरूरत है। यस, तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्राइस लीड्स टू नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन प्राइस लीड्स टू नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो चलो इसका अभी ग्राफ बनाते हैं अपन। चलो, सो यहाँ पे वापस से अपना सेकंड ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा y एक्सिस, और वापस से यहाँ पे आ गए हम x एक्सिस पे। ठीक है, वापस से x एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्राइस को। ठीक है, तो चलो वापस से मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, पॉइंट्स पहले प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे ले लो P, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे ले लो Q, और इसको कर दो ज्वाइन। ओके, अब परफेक्टली इनइलास्टिक क्या बोलता है कि प्राइस कितना भी बढ़ जाए या कम हो जाए। तो चलो प्राइस को अगर मैं बढ़ाती हूँ, बढ़ाना मतलब P से ऊपर की तरफ, तो P से अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ P1, ओके, या तो समझो प्राइस अगर समझो कम भी हो रहा है, प्राइस बढ़ा या कम हुआ, कम मतलब समझो इसके नीचे भी गया, क्या डिमांड पे कुछ असर पड़ेगा? यस, नहीं, क्योंकि ये उस प्रोडक्ट के लिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। तो डिमांड है ना अपना ऐसे ही रहेगा, सेम। इसी डिमांड पे प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकता है, बट डिमांड पे कुछ भी नहीं असर होगा। एक पिलर की तरह खड़ा है, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे, एक पिलर की तरह। ठीक है, तो ये अपना डिमांड कर्व है। ये कैसा लाइन है, इस लाइन को आप बोलोगे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन।
इस लाइन को आप क्या बोलोगे? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और ये किससे पैरेलल है? ये पैरेलल है टू वाई एक्सिस। ये जो लाइन है ये किसके सामने आपको दिख रहा है? वाई एक्सिस के सामने, ठीक है। सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई होप आपको यहां तक समझा होगा अबाउट परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपको समझना होता है कि उसमें डिमांड इनफाइनाइटली बढ़ते रहेगा या कम होता रहेगा। और परफेक्टली इनइलास्टिक में कैसा होगा? उसका उल्टा, डिमांड कैसा रहेगा? कांस्टेंट। डिमांड में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो टाइप्स खत्म होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। सबसे पहले हमने सीखा परफेक्टली इलास्टिक और दूसरा हमने सीखा परफेक्टली इनइलास्टिक। इन दोनों का आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकता है, याद रखना। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक भी आ सकता है। डिस्टिंग्विश 2 मार्क के लिए आता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग लिख दो, सेकेंड पॉइंट में ग्राफ बना दो। डिस्टिंग्विश में आप ग्राफ बना सकते हो, चलेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में बस इनका कर्व लिख दो। डिस्टिंग्विश में 3 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना। इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, तो 3 पॉइंट मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा मत लिखना। फर्स्ट पॉइंट आपका मीनिंग होना चाहिए, बस ये याद रखना। अगर आपका पहला पॉइंट मीनिंग नहीं रहा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो ये 2 आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये डिस्टिंग्विश में आ सकता है। ये आपको 8 मार्क के आंसर के लिए तो पढ़ना ही है। ओके, सो हमारे 2 टाइप्स खत्म होते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, सो हमारा परफेक्टली इलास्टिक हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। अब हम आगे के 2 टाइप्स सीखते हैं। ऐसे 5 टाइप्स है। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स है अभी तक? आई होप आपको याद हो जाना चाहिए कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। 3 पॉइंट वही, जैसे पहले आपने मीनिंग लिख दिया, फिर आपने दोनों का ग्राफ बना दिया, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक का, छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम मीडियम से भी कम साइज का। और थर्ड पॉइंट में आपने लिख दिया इसके कर्व कि परफेक्टली इलास्टिक इज हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इनइलास्टिक इज वर्टिकल, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स समझते हैं, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप है बच्चों, वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। मैं इसको ऐसे डिस्टिंग्विश करके ही आपको सिखा देती हूँ तो आपको इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, ये हो गया हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। स्टार्ट करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और दूसरा यहाँ पे हम सीखेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। एक इलास्टिक है तो दूसरा हम क्या सीखेंगे? इनइलास्टिक, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक को लिखा जाता है ईडी मोर देन 1, ईडी मोर देन 1। और रिलेटिवली इनइलास्टिक को लिखा जाता है ईडी लेस देन 1, ठीक है। ओके, सो अभी मोर देन 1, लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। ओके, रिलेटिवली इलास्टिक कैसा होता है ना, हाईली सेंसिटिव। हम लोग इसमें क्या बोलते हैं? हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आ जाए ना तो कंज्यूमर का रिएक्शन एकदम तुरंत होता है, एकदम हाई रिएक्शन होता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो जल्दी से उसकी डिमांड क्या होती है? बढ़ने लगती है, एकदम फास्ट, एकदम हाईली सेंसिटिव होते हैं हम कोई कोई प्रोडक्ट के लिए। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले लो, जैसे फोन है ना, लैपटॉप, इन सब का प्राइस थोड़ा सा भी कम हो जाएगा ना, लोग जल्दी जल्दी इसको खरीदना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये लग्जरी प्रोडक्ट है, इसको अभी खरीद लेते हैं बिकॉज प्राइस अभी क्या चल रहा है? कम चल रहा है। सो रिलेटिवली इलास्टिक मतलब हाईली सेंसिटिव।
जब हम जैसे कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं कि थोड़ा सा भी प्राइस में चेंजेस आया ना तो तुरंत हमारा डिमांड उस पर चेंज होता है। जैसे फ़ोन का, जैसे गोल्ड का प्राइस अचानक से बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाता है, जल्दी से कम हो जाता है। लोग इतने हाई प्राइस पे नहीं खरीदते। यस परफेक्ट। बाइक है ना, जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको लेके कंज्यूमर बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा सा भी प्राइस कम हो जाए जल्दी से खरीदना चालू कर देंगे, या थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाए जल्दी से उस चीज को खरीदना भी कम कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डिमांड को हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इस पे जो हमारा डिमांड होता है ना वो बहुत ही इलास्टिक होता है। रिलेटिव इलास्टिक मतलब हाईली सेंसिटिव होते हैं हम ये चीज को लेके। हमें ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ गया तो क्या हो गया, हम तो खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम जल्दी से ये चीज को क्या करेंगे, खरीदना कम कर देंगे। ओके, इसे तो कितने लोग फेस्टिव सीजन का वेट करते हैं ताकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट से खरीद सके। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग नॉर्मली अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मेजरली क्या खरीदा जाता है, या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, या तो कपड़े, या तो शूज, मेजरली यही परचेज किया जाता है। तो ये हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनके प्राइस थोड़े से भी कम होते हैं ना जल्दी से इसके डिमांड एकदम हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको न्यूमेरिकल वे में समझाऊं तो रिलेटिव इलास्टिक में आपको कैसे समझना है कि अगर समझो प्राइस किसी भी चीज का 20% से कम हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, 20% से कम हो रहा है, तो डिमांड आपको पता है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिमांड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया। डिमांड समझो फॉर एग्जाम्पल 40% से बढ़ गया। डिमांड मतलब कंज्यूमर का रिएक्शन इतना हाई होता है ना कि तुरंत वो लोग खरीदना चालू कर देंगे जैसे ही प्राइस कम हो रहा है। इसका उल्टा भी हो सकता है। हाँ, प्राइस अगर बढ़ा भी, प्राइस अगर बढ़ रहा है, समझो फॉर एग्जाम्पल प्राइस आपका 20% से यहाँ पे बढ़ जाता है, तो अब डिमांड पे कितना क्या असर होगा, डिमांड आपका 40% से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हम प्राइस को लेके ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। समझ में आया? जो भी लग्जरी प्रोडक्ट होता है ना उसमें क्वालिटी से ज्यादा हम प्राइस को लेके सेंसिटिव रहते हैं। एक मिडिल क्लास पर्सन प्राइस देख के चीजों को क्या करता है, खरीदता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा कि व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसी का अपोजिट होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, इनइलास्टिक को इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ईडी, लेस देन वन। लेस देन वन का मतलब क्या हुआ कि प्राइस में अगर चेंजेस आ भी रहा है ना तो डिमांड पे असर तो होगा बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स कितना भी उसका प्राइस बढ़ भी जाए तो भी हमें खरीदना तो पड़ेगा ना, सो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो उस तरीके के गुड्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, तो चलो इसका अभी हम ग्राफ समझते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक का ग्राफ समझते हैं। ओके, तो अब मैं ग्राफ बना रही हूं यहां पे। अगेन यहाँ पे लिख देते हैं वाई एक्सिस और यहाँ पे बना देते हैं एक्स एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे वाई एक्सिस में वापस से यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, प्राइस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ये तो आपको याद हो जाना चाहिए कि पहले यहाँ पे पॉइंट P ले लो, यहाँ पे पॉइंट Q ले लो और इसको कर दो ज्वाइन। ओके, अब आपकी मर्जी है आपको प्राइस को कम करना है या प्राइस को ज्यादा करना है। ठीक है, तो अभी हम प्राइस को कम करते हैं क्योंकि प्राइस कम होता है तब जाके लोग खुश होते हैं ना, तो प्राइस को चलो कम कर देते हैं। तो प्राइस को मैंने अभी इसमें ना डिस्टेंस देखना कि मैंने कितने से कम किया है। ठीक है, मैंने समझो प्राइस को इतने से कम किया है, दिख रहा है, इतने से मैंने प्राइस को कम किया है। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड पे उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ये देखो डिमांड को मैंने कितना बढ़ाया है, इसका डिस्टेंस देखो और इसका डिस्टेंस देखो कितना फर्क है। इसको बोलते हैं हाईली सेंसिटिव, कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आया तो डिमांड पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो चलो इसको भी हम ज्वाइन करते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे अपन बना देते हैं इसका कर्व। दिस इज योर डी डी कर्व।
डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, बट इस कर्व को आप क्या बोलोगे? फ्लैटर। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? फ्लैटर। क्यों? क्योंकि देखो इसका डिस्टेंस देखो और इसका डिस्टेंस देखो, मतलब प्राइस को लेके हम बहुत ही हाईली क्या है? सेंसिटिव है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोर देन वन, हाईली सेंसिटिव। एग्जाम्पल में आप इसमें क्या याद रख सकते हो? लग्जरी गुड्स। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड पे। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? नॉट सो सेंसिटिव। जब हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस को लेके इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहते, जैसे मेडिसिन हो गया, मिल्क हो गया, कोई भी बेसिक खाने की चीज हो गई, जिसको लेके हम इतने सेंसिटिव नहीं होते। प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो भी हम वो चीज को खरीदेंगे। हाँ, थोड़ा सा क्वांटिटी में फर्क आएगा, बट एकदम हाई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो इसका भी अभी अपन ग्राफ बनाते हैं। अगेन यहाँ पे अपन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लेते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। चलो वापस से बेसलाइन बनाते हैं। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, इसको कर दो ज्वाइन। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? वापस से प्राइस को कम कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्राइस को कम कर रहे हैं, लेट से हाँ प्राइस है ना इतना कम हो गया, डिस्टेंस देख रहे हो, इतना प्राइस कम हो गया, तो डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? इतने सेंसिटिव नहीं है हम प्राइस को लेके। प्राइस इतना कम भी हुआ ना तो भी इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? ये क्वांटिटी डिमांड इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़े से ही बढ़ेगा। ये देखो डिस्टेंस देखो आप इनका, ये इतना ज्यादा कम हुआ फिर भी डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ा। एग्जाम्पल दो, मेडिसिन। समझो फॉर एग्जाम्पल दवाइयों का रेट कम हो गया, तो क्या आप दवाइयाँ बहुत ज्यादा एकदम डिमांड करने लग जाओगे क्या? नहीं। चलो ठीक है, तुम एक थोड़ा सा पैकेट एक्स्ट्रा ले सकते हो, बट इतना भी ज्यादा तुम डिमांड नहीं करोगे, बिकॉज तुम मेडिसिन को लेके एकदम हाईली सेंसिटिव नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको हम अभी ज्वाइन करते हैं। इसका कर्व देखो बच्चों कैसे बन रहा है, ये ना पूरा ऐसा है, फ्लैटर बन रहा है, और ये आप अगर देखोगे ना ऐसा बन रहा है, स्टीपर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टीपर। स्टीपर। लेस देन वन मतलब क्या होता है बच्चों? स्टीपर। कि जब प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो डिमांड पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप रियल लाइफ में ये दोनों एक्सपीरियंस किए होंगे। ये रिलेटिव इलास्टिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, लग्जरी गुड्स पे, गोल्ड पे अपना जो डिमांड होता है ना वो इलास्टिक डिमांड होता है। और इन इलास्टिक डिमांड क्या क्या चीज पे होता है? मेडिसिन पे, नेसेसरी गुड्स पे। समझो फॉर एग्जाम्पल मिल्क का प्राइस पहले से ना कम हो गया है, या पहले से कम हो गया है, समझो थोड़े परसेंटेज से कम हो गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बहुत ज्यादा मिल्क खरीदने लग जाओगे। नहीं ना, मे बी एक पैकेट दो पैकेट एक्स्ट्रा खरीदोगे, बट एकदम भी ज्यादा नहीं खरीदोगे ना। लेकिन उसी जगह पे अगर समझो गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस कम हो गया तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि हमें पता है आगे जाके गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो हम उसको नहीं खरीद सकते। ओके ओके, इसको सेंटेंस में हम ऐसे फ्रेम करेंगे। रिलेटिवली इलास्टिक का पहले मैं सेंटेंस फ्रेम करके बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। रिलेटिवली इलास्टिक में कैसे लिखोगे? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर या इज मोर। ओके, when percentage change in quantity demand is more than percentage change in price, it is called as relatively elastic demand. Okay, और relatively inelastic में आप क्या बोलोगे? when percentage change in quantity demand is less than percentage change in price. Okay, ऐसे आप इसको फ्रेम करके लिखोगे, इसका ग्राफ बनाओगे और इसको एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेनेशन में बस ये लिखना है
कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप क्या लिखते हो और इसके कर्व का नाम क्या है। रिलेटिवली इलास्टिक के कर्व का नाम है फ्लैटर कर्व और इनइलास्टिक के कर्व का नाम है स्टीपर कर्व। ठीक है, आज का लास्ट टाइप समझते हैं। और लास्ट टाइप क्या है बच्चों? लास्ट टाइप है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, लास्ट टाइप पे आते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसको समझना सबसे सिंपल है। ओके, इसको हम लोग है ना लिखते हैं ईडी इक्वल टू 1। सबसे सिंपल है। ये कैसा होता है पता है कि अगर समझो प्राइस 50% से बढ़ रहा है तो डिमांड भी 50% से कम हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड चेंज नहीं हुआ, बट इनका जो प्रपोर्शन है ना वो इक्वल है। प्राइस अगर 20% से कम हुआ तो डिमांड 20% से बढ़ जाएगा। प्राइस अगर 30% से बढ़ा तो डिमांड 30% से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इनका जो प्रपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा? सेम। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये लास्ट ग्राफ है आपके इस आंसर का। ठीक है, वापस से यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब ध्यान देना इसके डिस्टेंस। मैंने प्राइस को समझो इतने से कम किया है तो डिमांड को भी मैं सेम रेट से बढ़ाऊंगी। समझो फॉर एग्जांपल ये मैंने 10% से कम की है तो यहाँ पे भी मैं 10% से इसको बढ़ा दूंगी। ऐसे ग्राफ में आपको नहीं समझेगा बिकॉज हम ये नॉर्मल शीट में बना रहे हैं। ग्राफ पेपर में जब बनता है, आप लोगों को ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है, आपको जो आंसर शीट मिलेगा ना उसमें ही बनाना है इसको। ठीक है, तो चलो इसको ज्वाइन कर दिया अपन ने। अब इसका जो कर्व बनता है ना बच्चों, इसके कर्व को बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि इसके कर्व को क्या बोलते हैं। वेरी गुड, मुझे आंसर भी मिल गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, इसके कर्व का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, सो ये है हमारा 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या क्या सीखा? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, अब इसको याद करने का टेक्निक मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अभी समझना कि मैं कैसे इसको आपको याद करके बता रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल मैथ्स से, मैथ्स के नंबर्स की तरह इसको समझते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या नंबर देखा इसमें? एक देखा हमने इन्फिनिटी, एक देखा हमने 0, एक देखा हमने 1, मोर देन 1, लेस देन 1। चलो बताओ, अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मैं कैसे लिखूंगी? असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो चलो बताओ, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? यस, कौन सा आएगा? लेस देन 1। उसके बाद क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा कि 0 आएगा? यस। देखो, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। ठीक है, तो अभी अगर आप अभी देखोगे सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा? इनफाइनाइट। सबसे बड़ा कौन सा होता है बच्चों? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के बाद क्या आएगा? मोर देन 1। मोर देन 1 के बाद क्या आएगा? इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 के बाद क्या आएगा? लेस देन 1। लेस देन 1 के बाद क्या आएगा? 0। 0 से नीचे कुछ हो सकता है क्या? नहीं, वो तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब इसको याद कैसे रखना है? ये मैंने ना बड़े से छोटा लिखा है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब ध्यान देना, हाँ, ये इक्वल टू 1 को मैंने यहाँ पे ऐसा बॉक्स किया है। ओके, अब ये इक्वल टू 1 क्या कर रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो, ये 2, ये 2। ओके, इक्वल टू 1 के जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले, इसको आप बोलोगे इलास्टिक। क्या बोलोगे? इलास्टिक। इक्वल टू 1 के जो नीचे वाले हैं ना, इसको आप बोलोगे
इनइलास्टिक। बराबर। अब यहां पे आते हैं, अभी ये इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है? परफेक्टली। ओके। और मोर देन लेस देन मतलब अपन उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? रिलेटिव। चलो वापस से, ये वापस से मोर देन लेस देन का साइन है, तो इधर क्या आएगा? रिलेटिव। और ये इक्वल टू 0 है ना, तो इधर क्या आएगा? परफेक्टली। और ये तो क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। समझ में आया? 1 के ऊपर इलास्टिक, 1 के नीचे इनइलास्टिक। मोर देन और लेस देन का साइन होता है ना, उसको रिलेटिव बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जब हम कंपेयर करते हैं, इससे ज्यादा, इससे कम। तो मोर देन और लेस देन को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव। मोर देन 1 है तो रिलेटिव इलास्टिक, लेस देन 1 है तो रिलेटिव इनइलास्टिक। और कभी भी एग्जैक्टली इक्वल टू है, इक्वल टू इनफाइनाइट, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू मतलब परफेक्ट ना, परफेक्टली। सो इनफाइनाइट मतलब परफेक्टली इलास्टिक, और 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। और ये दोनों, ये चारों को डिवाइड कौन कर रहा है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आई होप आपको ये समझा होगा कि ये कैसे बनाया जाता है। ये एक्चुअली में ऐसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद क्या होता है? मोर देन 1, मोर देन 1 के बाद क्या होता है? इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 के बाद क्या होता है? लेस देन 1, लेस देन 1 के बाद सबसे नीचे कौन सा होता है? 0। समझ में आ रहा है? फिर इक्वल टू 1 के जो ऊपर वाले हैं, जैसे मोर देन 1, इन्फिनिटी और मोर देन 1, वो दोनों क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक और एक होता है रिलेटिवली इलास्टिक। इक्वल टू 1 के जो नीचे आपको दिख रहे हैं, एक है रिलेटिवली इनइलास्टिक और एक है परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे 5 टाइप्स बनते हैं। ओके, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, समझो फॉर एग्जांपल आपने फॉर्मूला डाला और आपको आंसर आ रहा है 1.5, तो मुझे बताओ 1.5 कौन सा इलास्टिक हुआ? रिलेटिव इलास्टिक हुआ, रिलेटिव इनइलास्टिक हुआ, परफेक्टली इलास्टिक हुआ या परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ? चलो बताओ। आपका आंसर अगर 1.5 आ रहा है, आपने वो फॉर्मूला डाल के सॉल्व किया लेट से, और आपको आंसर 1.5 आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अभी तक इसका आंसर आ जाना चाहिए। 1.5 का मतलब क्या होता है? मोर देन 1, 1 से ज्यादा है ना इसका वैल्यू, तो वो क्या हुआ अपने लिए? रिलेटिवली इलास्टिक, 1 से ज्यादा। अगर आपका आंसर समझो फॉर एग्जांपल 0.5 आ रहा है, 0.5, अभी जो 0.5 है वो 1 से कम है ना? 1 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है, 1 से कम है, तो वो अपने लिए क्या हुआ? रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझा होगा। यस एनीवन, किसी को जो भी डाउट है तो आप कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर खत्म हो रहा है। आप अभी खुद इसका स्मार्ट कोड भी बना सकते हो। चलो आपके पास टाइम है, सब बताओ मुझे कि स्मार्ट कोड क्या हो सकता है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और एक क्या सीखा हमने? यूनिटरी इलास्टिक। चलो बताओ क्या बना सकते हो इसका स्मार्ट कोड? 2 R है, 2 P है और 1 U है। ओके, जल्दी से आप इसका स्मार्ट कोड बनाइए और कमेंट में डालिए, हमें भी मालूम पड़े कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी आती है। ठीक है, अच्छा अभी जो ये वाला आंसर है बच्चों, ये आपका 8 मार्क का आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ सीरियस नोट। ये आपको 8 मार्क के लिए आ सकता है, ये आपको 4 मार्क के लिए आ सकता है, ये आपको डिस्टिंग्विश में कोई भी 2 आ सकता है।
ठीक है। इसके बाद का लेक्चर हम विद इन 5 मिनट्स अपने ऐप में चालू करने वाले हैं। फिर ऐप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐप आ जाएगा ग्रुप में, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप हो तो उसमें आप ज्वाइन करके आप आगे का लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। सो अभी हमारा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर खत्म होता है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, प्योर करके किसी ने डाला है, वेरी गुड। प्योर, पी से परफेक्ट, यू से यूनिट, आर से रिलेटिव, इलास्टिसिटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्योर करके आप इसको याद कर सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। सो आई होप अभी अगर आपको ये लेक्चर समझा है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं, हमारा टाइप्स तो हो गया, अब हम सीखेंगे मेथड्स, है ना, कि मेथड्स क्या है। आपने ये तो सीख लिया कि इलास्टिसिटी के टाइप्स होते हैं, कि कुछ इक्वल टू 1 होता है, मोर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, इन्फिनिटी होता है ना, ये सारे उसके टाइप्स हो गए। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे कैसे आप प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में बेटा 8 मार्क्स वाले जो लॉ है, जो मैंने लॉ ऑफ डिमांड कराया था, वो तो आई गेस आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने क्लास में उसको प्रॉपरली थॉरली किया था। फिर लॉ ऑफ डीएमयू किया था। फिर 8 मार्क्स का आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी सिखाया है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बिट्स एंड लाइक ब्रेक ब्रेक कर करके पढ़ो। ब्रेक कर करके मतलब कैसे, देखो बच्चों, अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ में सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो, ओके। स्टेटमेंट के बाद मैंने आपको अजम्पशंस के भी शॉर्टकट बता दिए थे, तो अभी तो आपको अजम्पशंस भी अच्छे से याद हो जाना चाहिए, वो नो चेंज वाला, है ना। आपको मेजरली याद करने हैं इन सब के ग्राफ, शेड्यूल, है ना, और उनके एक्सेप्शंस, वो थोड़े से आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आज पढ़ लिया फिर एक हफ्ते का ब्रेक फिर वापस पढ़ेंगे, तो ऐसा तो देखो नहीं चलेगा। आपको डेली बेसिस पे जो भी आंसर आप पढ़ रहे हो, आपको डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करना है ना। डेली बेसिस पे आपको वो आंसर्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम बैक टू द टॉपिक करते हैं, ठीक है। हमने अभी टाइप्स कर लिया है, अभी हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके मेथड्स पे आ रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने टाइप्स सीख लिया था ऑलरेडी, अब मैं यहाँ पे मेथड्स पे आ रही हूँ। ये हमारे टाइप्स हो गए। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ये अलग से 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, और इसमें से कोई एक मेथड आपके 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। तीनों में से कोई एक मेथड आपको 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर मेथड। देयर आर 3 मेथड्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 3। सबसे पहला मेथड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है रेशियो और प्रपोर्शनेट मेथड। क्या है? रेशियो और प्रपोर्शनेट मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए, सबसे सिंपल, क्योंकि इसमें बस अपने को फॉर्मूला डालना है और फाइंड करना है। और फॉर्मूला कौन सा वाला? अगर आपने इसके पहले वाला मेरा सेशन देखा होगा, उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा भी था। क्या फॉर्मूला था? यस, शायद आपको याद भी हो गया रहेगा वो फॉर्मूला। ये रहा वो फॉर्मूला, ये देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। रेशियो मेथड कुछ नहीं है, बस एल्फ्रेड मार्शल ने ये एक फॉर्मूला दे दिया है, आपको इस फॉर्मूला को डालना है, इसमें नंबर्स सब्स्टिट्यूट करने हैं, कैलकुलेट करके पता लगाना है कि कौन सा टाइप है।
इसमें आपने नंबर्स डाला। अगर लेट से आपको सॉल्व करके आंसर आया 1, तो 1 का मतलब हम क्या समझेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है। अगर आपका आंसर आया 1.5, मतलब 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से ज्यादा कोई भी नंबर आया मतलब उस चीज को लेके अपनी जो डिमांड है वो कैसी डिमांड है, वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अगर आपका आंसर आ रहा है 0.8, 0.5, तो वो 1 से कम है, तो वो क्या हो गया, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, रेशियो मेथड में बस आपको फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट करके जो भी आंसर आता है उससे आप कंक्लूजन निकालते हो कि रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, ऐसे। ओके, आई होप आपको समझा होगा ये कि रेशियो और प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है। ठीक है। अब ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट मेथड है ना, इसको और चीजों से हम लोग बोलते हैं। देखो, इसको एरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। रेशियो और प्रोपोर्शनेट मेथड को हम कौन सा मेथड बोलते हैं, एरिथमेटिक मेथड करके भी बोला जाता है। आई होप आपको समझ रहा है, समझ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है जो हमने अभी सीख रहे हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखो, ये मेथड किसने डेवलप किया है, ये मेथड निकाला है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, ये मेथड किसने निकाला है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इसमें बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला डालना है। कौन सा फॉर्मूला, याद कर लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये फॉर्मूला डालना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, आपको न्यूमेरिकल्स इसके नहीं आने वाले हैं, आपको सिर्फ इसका थियोरी लिखना है कि ऐसे फॉर्मूला, आपको पहले इसका मीनिंग लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, बस। दिस इज योर रेशियो मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम है परसेंटेज मेथड। ओके, और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलोगे आप लोग इसको, एरिथमेटिक मेथड। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ओके, और यहां पे आप देख सकते हो ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, यहां पे ये इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। ओके, देखो मैं अगर मार्क करती हूँ इसको, आपको कहाँ से कहाँ पढ़ना है, तो पहले तो आपको देखो बच्चों, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में से। ये पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है, बिकॉज ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अगर हम ऊपर जाते हैं, इधर साइड में मैं आ रही हूँ राइट में, तो राइट में ये फॉर्मूला तक भी आप इसको पढ़ लोगे ना तो काफी है, यहां तक। बाकी इसके नीचे ना, मतलब इसके नीचे आप अगर ये याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, तो आपका पूरा 4 मार्क का आंसर हो जाएगा, अगर 4 मार्क के लिए ये आता है तो। ये नीचे है ना, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, ये आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज ये नहीं आता है एग्जाम में, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। देखो, प्राइस पहले 20 था, 20 से कितना हो गया, 25 हो गया, और डिमांड 10 से कितना हो गया, 9। ओके, तो कितने से चेंजेस आया, 5 से चेंजेस आया। तो यहाँ पे देखो, इधर आप देख सकते हो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितने से चेंजेस आया है, 1 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है, 10। ठीक है, प्राइस में कितने से चेंजेस आया है, 5 से। मैं आपको इसको एक बार बस करके बता देती हूँ तो आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। देखो, फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी होल अपॉन करके चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। मतलब क्वांटिटी में कितने से चेंजेस आ रहा है, 10 माइनस 9 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है, 10 है। ठीक है, फिर होल अपॉन करके प्राइस में कितने से चेंजेस आ रहा है, तो 25 माइनस 20, और ओरिजिनल प्राइस कितना है, 20। ठीक है, ओके। अब देखो 10 माइनस 9 कितना हुआ, 1 अपॉन 10।
और 25 माइनस 20 कितना हुआ? 5/20। ठीक है, तो चलो, तो 5 1 जा 5 4 जा, तो ये 1/10 और ये 1/4 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4/1। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 4/10। 4/10 मतलब क्या? 0.4 इसका आंसर आ रहा है। 0.4 मतलब ये 1 से कम है, 0 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज योर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ओके, तो ऐसे इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है और इसका जो भी आंसर आता है उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड होता है। इस पहले मेथड से हम क्या करते हैं? इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं कि कौन से टाइप की इलास्टिसिटी है। ठीक है, आई होप आपको पहला मेथड अच्छे से समझा होगा। अगर समझ गया है तो थम्स अप दे दीजिए जल्दी से कि हाँ समझ गया है। दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, रेशियो और परसेंटेज मेथड, जिसको हम एरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम अपने सेकेंड मेथड पे। ठीक है, तो चलो सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड थोड़ा सा बच्चों ट्रिकी है। ठीक है, सेकेंड मेथड को हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दिस इज योर सेकेंड मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसको भी किसने डेवलप किया है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया है। ठीक है, और इसको भी एक और वर्ड बोलते हैं, लेकिन इसमें इन लोग ने ना बोला नहीं है प्रॉपरली, बस ये फॉर्मूला दे दिया है टेक्स्ट बुक में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला को मैं याद करने का टेक्निक बता रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप मार्केट में समझो एक पेन लेने गए। ओके, समझो आपको 5 पेन खरीदना है। कितने पेन खरीदने? 5। एक पेन का प्राइस है 10 रुपए, तो 5 पेन का कितना? एक पेन का प्राइस कितना है? 10 रुपए। आपको कितना खरीदना है? 5 पेन खरीदना है, तो इंटू 5 कर दो, कितना हुआ? 50 रुपीज। तो मुझे बताओ आपका टोटल खर्चा कितना लग रहा है? 50। वेरी गुड संजना, टोटल कितना लग रहा है आपका खर्चा? 50। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जहां पे आप अपना खर्चा देखते हो कि खर्चा कितना लग रहा है टोटल, और खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पता लगाते हैं कि कौन सी इलास्टिसिटी है। अब इसमें आपको एक चीज गौर से सुनना है कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 3 ही टाइप्स आते हैं। याद रखना, एक्सपेंडिचर मेथड में आपको 3 ही टाइप्स आते हैं। ये दिख रहा है आपको, ABC। ये 3 ही टाइप्स आपको पढ़ने होते हैं। ओके, सबसे पहले रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड में परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक करके कुछ नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड में आप सिर्फ 3 ही टाइप्स पता लगा सकते हो कि खर्चा करके हमें रिलेटिव इलास्टिक मिला है, रिलेटिव इनइलास्टिक मिला है, या यूनिटरी इलास्टिक मिला है। ठीक है, तो चलो इसके टेबल को समझते हैं। ध्यान से समझना ये टेबल, क्योंकि आपको ये पूरा खुद से बनाना रहेगा। ये आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा। ये आपको अगर 4 मार्क के ब्रीफ में आया तो आपको ये पूरा बनाना है। अगर आंसर किसी को याद नहीं हो रहा है, उसके पीछे का रीजन यही है कि आपके कंसंट्रेशन इश्यू है और आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आजू बाजू, इसके लिए आपकी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलो अभी हम बैक टू टेबल पे आते हैं। ठीक है, चलो ये हमने टेबल बनाया है, यहाँ पे देखना अभी यहाँ पे अभी हमने क्या क्या कॉलम्स बनाए हैं पहले ये समझना। ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये प्राइस का कॉलम है, ये प्राइस है। ठीक है, और इसमें 3 कंज्यूमर्स के बारे में दिया हुआ है। 3, आप भी साथ साथ में इसको बना सकते हो तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ये A, ये B और ये C, ये 3 कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, ये इनका प्राइस है, इतने प्राइस पे ये लोग इतना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ये इनका क्वांटिटी है। ओके,
और जब आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल आउटले मिलता है। आउटले का मतलब खर्चा, आउटले का मतलब क्या होता है? खर्चा। ठीक है, तो ये इसका खर्चा है। अब ध्यान देना, समझो फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर नंबर ए, कंज्यूमर का नाम क्या है? फर्स्ट कंज्यूमर है, कंज्यूमर नेम इज ए। ओके, अब ये ए कंज्यूमर जब, समझो फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, जब उसका प्राइस 6 रुपए था तो वो कंज्यूमर समझो 10 यूनिट खरीद रहा था। ठीक है, 6 रुपए से 5 रुपए हुआ तो ऑब्वियसली बात है प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। तो डिमांड क्या हो गया इसका? 10 से 20 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 10 60, 5 इंटू 20 100। अब इसमें क्या हो रहा है? आपका जो खर्चा है वो पहले से बढ़ गया। तो जब खर्चा पहले से बढ़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोर देन वन। इलास्टिसिटी क्या है? मोर देन वन। क्लियर है यहां तक? ये हो गया आपका फर्स्ट। अब बी वाले कंज्यूमर पे आते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए आपको फिर तीनों मेथड्स नहीं आएंगे, आपको कोई एक ही मेथड पूछेंगे ये लोग। ये तीनों मेथड्स नहीं आने वाले। 4 मार्क्स के लिए आपको 5 पॉइंट्स इनफ होते हैं लिखने के लिए, 5 to 6 पॉइंट्स प्रॉपरली विद मीनिंग। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड। बी वाले कंज्यूमर ने 4 रुपीज में 30 यूनिट्स खरीदा है और 3 रुपए में 40 यूनिट्स खरीदा है। ओके, तो 4 इंटू 30 एंड 3 इंटू 40, तो 120 120। पहले भी 120 रुपए ही था, अभी भी उसका 120 रुपए ही है, तो उसके खर्चे में कोई चेंजेस आया ही नहीं, तो ये हो गया इक्वल टू 1। ओके, अभी सी वाले ने 2 रुपए के टाइम पे 50 यूनिट खरीदा है और जब 1 रुपए था तो उसे 60 यूनिट खरीदा, तो 2 इंटू 50 100 और 1 इंटू 60 हो गया 60। खर्चा पहले से कम हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लेस देन 1। ओके, अब आपको इसमें पता है प्रॉब्लम क्या आएगी कि टेबल बनाए कैसे, तो मैं आपको इसका ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से समझना ये टेबल आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप जो यहाँ पे टेबल आपके टेक्स्ट बुक में है ना, मैं वैसे ही आपको बना के दे रही हूँ, बस इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसका मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे प्राइस बनाओगे तो पहले प्राइस को ऐसे कम कम कर दो, 6 5 4 3 2 1, बराबर। प्राइस कम हो रहा है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड बना दो, जैसे 10। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, बराबर। अभी एक्सपेंस तो आप लोग निकाल ही सकते हो मल्टीप्लाई करके। 6 इंटू 10 60, 5 इंटू 20 100, 4 इंटू 20 4 इंटू 30 120, ये भी 120। फिर ये 2 इंटू 50 हो गया 100 और ये 1 इंटू 60 हो गया 60। ये बना दिया टेबल। अब इसको 3 कंज्यूमर्स में डिवाइड कर दो। ध्यान देना, अभी इसको मैं 3 कंज्यूमर में कैसे डिवाइड कर रही हूँ? ऐसे 2 2 करके, ये फर्स्ट कंज्यूमर का, ये सेकंड कंज्यूमर का, ये थर्ड कंज्यूमर का, ये ए, ये बी, ये सी। ओके, अब इसको याद कैसे रखना है आपको? आपका एक्सपेंस पहले से बढ़ गया, तो ये बढ़ गया मतलब मोर देन 1। एक्सपेंस दोनों इक्वल है तो ये हो गया इक्वल टू 1, और एक्सपेंस पहले से कम हो गया तो ये हो गया लेस देन 1 हो गया। ये होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, टेबल आई थिंक सो आपको समझ गया होगा। प्राइस को कम करो, डिमांड को ज्यादा करो, मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्सपेंस मिलेगा। फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ए बी सी। ओके, तो अभी इसमें ए वाले सिनेरियो में एक्सपेंस पहले से बड़ा है मोर देन 1, बी में इक्वल है और इसमें कम है लेस देन 1। हो गया, ये हो गया आपका टेबल। और बस आपको इस टेबल को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। आपके टेक्स्ट बुक में आप अभी ये आंसर देखो, मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ ये कैसे लिखा गया है आंसर। ठीक है, तो आप अभी अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। आपको इसको कैसे लिखना है? पहले तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि ये सब इसका मीनिंग है। ठीक है, ये बच्चों इसका मीनिंग हो गया पूरा।
फिर बाद में इसके जो ये तीन आपको दिख रहे हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली, ये तीनों आपको समझाना पड़ेगा कि रिलेटिवली इलास्टिक में क्या हो रहा है। व्हेन विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले, वापस बता रही हूं, टोटल आउटले मतलब खर्चा, टोटल खर्चा कैसे मिलेगा आपको, टोटल खर्चा प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। जब आप प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हो तो आपको क्या मिलता है, टोटल एक्सपेंडिचर मिलता है। ओके, ठीक है। सो टोटल आउटले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जब प्राइस चेंज होता है और जब खर्चा आपका बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक। अभी हमने यही सीखा था, है ना। फिर बाद में यूनिटरी इलास्टिक में क्या करना है, प्राइस अगर चेंज हो रहा है लेकिन खर्चा पहले जैसा ही सेम है तो वो क्या हो गया, इक्वल टू 1। और थर्ड सिनेरियो में क्या है, प्राइस अगर चेंज हो रहा है और खर्चा आपका पहले से कम हो गया तो वो क्या हो गया, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, समझ में आ रहा है। और इसको फिर टेबल से बनाना है। ये टेबल अभी जस्ट हमने किया है, आई होप आपको ये टेबल समझ गया होगा कि कैसे बनाया है। ये प्राइस है, ये प्राइस को कम किया है, 6 5 4 3 2 1। फिर डिमांड को बढ़ाया है, ओके, 10 20 30 40 50 60। ऑब्जेक्टिव बेटा याद करने के लिए नहीं होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स आपको लास्ट में करना है, पहले आपको सब चैप्टर के ब्रीफ, 8 मार्क का आंसर, अग्री और डिसअग्री, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये सब पढ़ के फिर आप ऑब्जेक्टिव पे आओगे। ऑब्जेक्टिव कभी भी पहले नहीं पढ़ना होता है, सबसे लास्ट में पढ़ना होता है ऑब्जेक्टिव्स, समझा। ओके, तो मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। ओके, अब आप देख रहे होगे ये वाला जो पैराग्राफ है, ये 3 पैराग्राफ जो है ना, इसमें टेबल एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वाले में ए वाले को एक्सप्लेन किया है, सेकेंड वाले पैराग्राफ में बी वाले केस को एक्सप्लेन किया है, और थर्ड वाले पैराग्राफ में सी वाले केस को एक्सप्लेन किया है। ये एक्सप्लेनेशन आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको समझा है प्रॉपरली कि टेबल कैसे बनाया गया है, तो आप इस टेबल को अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, चलेगा। बस प्रेजेंट टेबल लिखना, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर्स का ऑन और का फर्क होगा, कोई इश्यू नहीं है, बट हो जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स है इको, 6 to 10 चैप्टर्स बेटा मैं कराऊंगी। पहले मैं आपको ये स्टार्टिंग के, अभी मेरे 3B चल रहे हैं, उसके बाद मैं आपका चैप्टर नंबर 1 कराऊंगी। चैप्टर नंबर 1 होने के बाद, मतलब मैं सीक्वेंस में चैप्टर्स करा रही हूँ, तो क्योंकि मैं मेजरली आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्वेंस में सब चैप्टर्स करा रही हूँ। ओके, तो 2 दिन में, अगर आप सोच रहे हो 2 दिन में प्रीलिम्स है, आपको 6 to 10 करना है, मैं कराऊंगी, बट अभी आपका फिलहाल मैं 3B करवा रही हूँ। तो फिलहाल आप अपना 3B के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, क्योंकि बोर्ड्स में तो आपको 6 to 10 नहीं पढ़ना है, आपको 1 to 10 पढ़ना है, आपको सब चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड टाइप खत्म होता है, सेकेंड मेथड खत्म होता है। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको टोटल आउटले मेथड करके भी बोला जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। समझ गया है तो थम्स अप कर दीजिए। अभी तक अपने 2 मेथड्स खत्म हो गए हैं। अभी तक बेटा सेकेंड चैप्टर हो गया है, 3A हो गया है, अभी हमारा 3B चल रहा है। ओके ओके, अभी किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जिसको समझ गया है वो थम्स अप कर दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट मेथड पे आते हैं। फिर हमारा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो आ जाते हैं अपने थर्ड मेथड पे। सबसे पहला मेथड हमने सीखा रेशियो मेथड, जिसको हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। फिर हमने सीखा सेकेंड मेथड, जिसको हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। ओके, अब आते हैं थर्ड मेथड पे। अभी जो ये थर्ड मेथड है ना, ये आपको स्टडी द फॉलोइंग वाला पता है। आपको एक क्वेश्चन आता है कि स्टडी द टेबल या स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग, उसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसको हम पॉइंट मेथड बोलते हैं।
पॉइंट मेथड को हम ज्योमेट्रिक मेथड करके भी बोलते हैं, तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। ये भी एल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया है। ओके, अब मैं आपको अच्छे से पूरा ग्राफ बना के समझाऊंगी, ठीक है। पॉइंट मेथड में आपको सिर्फ लीनियर वाला पढ़ना है, नॉन लीनियर वाला आप नहीं पढ़ोगे ना चलेगा, ठीक है। पहले ये देखो, ये तो पहले पॉइंट मेथड का मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगी लेक्चर में ही, ठीक है। अभी आप अपने टेक्स्ट बुक के 32 पेज नंबर पे आ सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये अलग तीसरा फॉर्मूला है पॉइंट इलास्टिसिटी का, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये पूरा नाम आपको याद रखना है, बट शॉर्टकट में आपको कैसे याद रखना है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ऊपर आता है लोअर सेगमेंट, नीचे आता है अपर सेगमेंट, एल अपॉन यू, एल अपॉन यू, ठीक है। अभी ये जो है ना, इसमें दो है, लीनियर है और नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर पे क्वेश्चंस आपको नहीं आते, लीनियर पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नॉन लीनियर वाला आपको नहीं पढ़ना है, आप उसको स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, बट लीनियर वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लीनियर पे आते हैं, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि डिमांड कर्व है ना आपका स्ट्रेट लाइन है। मैं आपको इसको करके बता रही हूँ पूरा, तो आपको इजीली समझ जाएगा, ठीक है। लीनियर डिमांड कर्व में आपका जो कर्व रहेगा ना, डिमांड कर्व, वो ऐसा अज्यूम किया गया है कि ये ना एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे, ये ऐसे, मतलब ये अज्यूम किया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच भी कर रहा है। ओके, अभी हमने इसके पहले के सेशन में सीखा था कि 5 टाइप्स के इलास्टिसिटी होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के, ठीक है। तो चलो इसके 5 टाइप्स के मैं पॉइंट्स बनाती हूँ। 5 टाइप्स है ना, तो मैं 5 पॉइंट्स बना रही हूँ यहाँ पे। ये हो गया अपना पहला पॉइंट, जिसको मैं लिख देती हूँ ए। ये है दूसरा पॉइंट, ये है तीसरा पॉइंट, ये 4th पॉइंट और ये 5th पॉइंट। यहाँ पे मैंने ऐसे 5 पॉइंट्स बना दिए हैं। ओके, ये ए, ये बी, और चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P1, P2, P3। आप कोई भी लेटर्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, अब लीनियर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? LU मतलब लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो चलो एक एक पॉइंट इसका मतलब बताती हूँ कि आपको ये हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी को फाइंड करना है। ये हर एक पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। तो चलो एक एक पॉइंट पे अपन इलास्टिसिटी को फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं P2 वाला फाइंड करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉइंट P2 का फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। चलो बताओ P2 पॉइंट से लोअर सेगमेंट कौन सा है? यस, सबके आंसर्स आने चाहिए। P2 पॉइंट से लोअर सेगमेंट कौन सा है? P2B, यस और नो? P2 से लेके B तक ये क्या है? ये है लोअर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट में क्या लिखूंगी? P2B, करेक्ट। और P2 पॉइंट से अपर सेगमेंट मतलब इसके ऊपर का, तो क्या आएगा? P2A। यस, इतना समझ रहा है सबको? समझ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए कि कैसे P2B आया और P2A आया। मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है। P2 से लोअर सेगमेंट होता है P2B और P2 से अपर सेगमेंट होता है P2A। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों का डिस्टेंस सेम है। P2B और P2A का डिस्टेंस क्या है? सेम है, करेक्ट। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि दोनों सेम है, या फिर हाइपोथेटिकली अगर नंबर लूं तो लेट से अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 है, तो आंसर क्या है? 1।
तो P2B में कौन सी इलास्टिसिटी आएगी? इक्वल टू 1। समझ में आया? ये वाले पॉइंट, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना P2 का, इसको हम क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट। ये होता है यूनिटरी इलास्टिक, इक्वल टू 1। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लेट्स से मैं P3 पॉइंट ले रही हूं अभी। कौन सा पॉइंट ले रही हूं? P3। चलो बताओ, P3 से लोअर सेगमेंट कौन सा हुआ? P3 से लोअर सेगमेंट, P3 से लोअर, लोअर मतलब नीचे, तो P3 से नीचे कौन सा है? P3B। P3 से अपर सेगमेंट, P3 से अपर सेगमेंट क्या है? P3A। तो अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो ऊपर का नंबर है ये नीचे के नंबर से कम है। आप डिस्टेंस देखोगे तो इसका डिस्टेंस सिर्फ इतना है और इसका डिस्टेंस देखो कितना बड़ा है। तो अगर हम इसको नंबरिंग दे तो समझो अगर ऊपर 2 है ना तो नीचे 4 है, नीचे का नंबर ज्यादा है, तो ये जो आएगा ना ये क्या आएगा? लेस देन 1। ये क्या आएगा? लेस देन 1। आई होप आपको यहां तक समझ रहा है ये। ओके, वेरी गुड, यस वेरी गुड संजना, वेरी लेस देन 1। अभी आप लोग मुझे P1 का आंसर करोगे। चलो सबके आंसर्स आने चाहिए। P1 से सब लोग मुझे बताओ लोअर सेगमेंट, P1 से लोअर सेगमेंट कौन सा होगा? मतलब P1 से नीचे क्या आएगा? यस, P1B। यस और नो? सब अग्री कर रहे हैं कि नहीं साथ में कि P1B क्या होगा? लोअर सेगमेंट। और P1 से अपर सेगमेंट क्या होगा? P1A। यस। तो अब इसमें ये वाला नंबर ये वाले नंबर से क्या रहेगा? बड़ा। मतलब लेट्स से अगर ऊपर 4 है तो नीचे क्या होगा? 2। तो यहाँ पे आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? मोर देन 1, 1 से ज्यादा। ओके, तो चलो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है? ठीक है, तो ये हमारा P2 हो गया, P3 हो गया, P1 हो गया। ओके, अभी B वाले पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो मुझे बताओ B वाले पॉइंट पे आपका क्या होगा? B तो एग्जैक्टली 0 पे है ना? B किस पे है बच्चों? एग्जैक्टली 0 पे है। एग्जैक्टली 0 मतलब ED इक्वल टू 0 और 1 के ऊपर कुछ भी गया तो वो क्या हो गया? इन्फिनिटी। वो क्या हो गया? इन्फिनिटी। मैं वापस से आपको ग्राफ एक बार बता रही हूं, ध्यान से समझना। हम लोगों ने पहले क्या किया? एक लीनियर बनाया। ओके, लीनियर बनाया, इसको 5 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट A, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट, और मैंने इसको लेटर्स दे दिए। फिर इसको फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। फिर हर एक पॉइंट पे अपन ने इलास्टिसिटी फाइंड की। ठीक है, तो हर पॉइंट पे आपको क्या मिला? इस पॉइंट पे अपने को क्या मिला बच्चों? इस पॉइंट पे अपने को मिला कि जो अपना ईडी है वो 0 है। इस पॉइंट पे मिला कि लेस देन 1 है। इस पॉइंट पे मिला इक्वल टू 1 है। इस पॉइंट पे मिला मोर देन 1 है और इस पॉइंट पे मिला इक्वल टू इंफिनिटी है। यस और नो? तो अगर हम इसका नाम ले तो दिस इज योर परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर ये जो दो एज पे है रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और ये जो मिडल में है मिड पॉइंट, ये क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक। इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। ऐसे हर एक पॉइंट से इस फॉर्मूला को यूज करके
क्या फाइंड किया जाता है, इलास्टिसिटी फाइंड की जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। ये है अपना थर्ड मेथड जिसको हम बोलते हैं पॉइंट मेथड, जिसका एक और वर्ड है जिसको हम ज्योमेट्रिक मेथड करके भी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। यस, किसी को कोई डाउट है? यस, ये चैप्टर बहुत लोगों को हार्ड लगता है बिकॉज इसमें ग्राफ बहुत है, बट आप अगर इस लेक्चर को अगर आप समझ रहे हो और अगर आपने अभी तक जो भी मैंने सिखाया है वो आपको समझा है, तो आप इसको वापस से गो थ्रू करो और पढ़ने पढ़ने लगो, तो शायद आपको ये आ जाए। ओके, इसमें ग्राफ बहुत है तो ये आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है। जो मेथड वाला आंसर है ना, वो आपको अलग से कोई एक मेथड 4 मार्क के लिए आ सकता है, या तो फिर स्टडी द डायग्राम में क्वेश्चन आ सकता है कि डायग्राम को स्टडी करके आंसर द फॉलोइंग, वैसा कुछ आ सकता है आपको। ठीक है, 8 मार्क के लिए चांसेस कम होता है, लेकिन 4-4 मार्क में या ऐसे कुछ आ सकता है ये आंसर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अपने मेथड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी खत्म होता है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कमांड लाने के लिए आपको पहले तो सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप रट्टा नहीं मार सकते। अगर आपको लग रहा है कि हम मगअप कर लेंगे तो आपको याद ही नहीं होगा, बिकॉज स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स तो आपका पूरा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको 3 स्ट्रैटेजी रूल यूज करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अब कॉन्सेप्ट को समझोगे कैसे? लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, फिर अपने लेक्चर देख के समझ के फिर उसी आंसर को पढ़ने बैठो, खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करने के बाद उसी आंसर को एक बार लिखो, राइटिंग। तो ये 3 स्ट्रैटेजी रूल होता है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का। पहले कॉन्सेप्ट को समझना, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद पढ़ना, स्टडिंग, और तीसरा होता है इम्प्लीमेंटिंग, मतलब उसको लिखना आंसर को। यस, बोर्ड एग्जाम में आप ओन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वर्ड्स आपका रिलेटेड होना चाहिए। आप जो आंसर समझाना चाहते हो तो वो रिलेटेड होना चाहिए। ओके, तो आपका काफी ये हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में कमांड लाना है तो अभी आपके पास 2 मंथ्स है। डेली इकोनॉमिक्स लो और पढ़ो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए आपको छुट्टी भी नहीं है, तो आपको अभी से ही कंटिन्यूसली पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेथड्स वाला आंसर भी खत्म होता है। तो इकोनॉमिक्स के हमारे 2 चैप्टर्स, 2 आंसर्स खत्म होते हैं। एक टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म होता है, और दूसरा हमारा मेथड्स वाला आंसर खत्म होता है। मैं एक बार बता देती हूँ ये सारे आंसर्स कहाँ तक आपको पढ़ने हैं। ये नॉन लीनियर वाला अगर आप नहीं भी करोगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियर वाला खाली कर लेना, ये आपका लीनियर वाला यहाँ तक है। ये 5th पॉइंट तक आपका लीनियर वाला है, उसके बाद आपका नॉन लीनियर स्टार्ट होता है, फिर आपका ये चैप्टर ये आंसर खत्म होता है आपका। ओके, तो मैंने आपका इस चैप्टर में से मेथड्स करा दिया और टाइप्स कराए हैं अभी तक। ओके, अभी आज के सेशन का सबसे लास्ट आंसर पे आते हैं हम, जो कि है फैक्टर्स। बहुत ही इजी आंसर है फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स क्या है ना, आपने जो भी टाइप्स सीखे हैं बस आपको इसमें लिखना है कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इलास्टिक मतलब रिलेटिवली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। वो भूलने का रीजन ये है कि आप डेली बेसिस पे वो आंसर को रिवाइज नहीं कर रहे हो। आप कभी भी कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो पढ़ने को, तो आपको हर 2-2 दिन में टाइम निकाल के वो चैप्टर को रिवाइज करना होगा। आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और मेन प्रॉब्लम ये होता है ना कि जैसे ही आप मेजरली बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पढ़ के हो जाता है, उसके बाद तुरंत फोन यूज करेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, रील्स चलाएंगे, यूट्यूब देखेंगे, तो उससे आपका ब्रेन हो जाता है एग्जॉस्ट। तो कभी भी कुछ लर्न कर रहे हो, लर्न करने के बाद आपको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट ब्रेक लेना चाहिए हर चीज से। उस टाइम पे आपको फोन भी यूज नहीं करना चाहिए, ताकि आप जो भी पढ़े हो वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। ओके, आप पढ़ने के बाद तुरंत अपना ब्रेन कहीं और यूज करोगे तो फिर इश्यू होगा। ठीक है, ओके।
अपना लास्ट आंसर पे आते हैं। ये अपना लास्ट आंसर है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपको 4 मार्क के लिए पढ़ना है। ओके, 4 मार्क्स के लिए ये आंसर आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे आपका इलास्टिसिटी इन्फ्लुएंस होता है। इसमें इस आंसर में आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर लग्जरी गुड्स रहेगा तो उसको लेके अपनी डिमांड इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है, नेसेसरी गुड्स में इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है। बस आपको यही सब ये आंसर में बताना है। इलास्टिक मतलब रिलेटिवली इलास्टिक और इनइलास्टिक मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, यस, 5 to 6 पॉइंट्स इनफ है। सबके सब पॉइंट्स मत पढ़ना, कुछ मतलब का नहीं है। ओके, 4 मार्क के लिए आपको सिर्फ ये आंसर को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे क्या दिया है, नेचर ऑफ कमोडिटी। तो नेचर ऑफ कमोडिटी में आपको 2 टाइप के नेचर को एक्सप्लेन करना है। इसमें एक आपको एक्सप्लेन करना है लग्जरी और एक आपको एक्सप्लेन करना है नेसेसरी। ओके, तो मुझे बताओ लग्जरी गुड्स के लिए अपनी इलास्टिसिटी कैसे होती है, रिलेटिव इलास्टिक होता है या रिलेटिव इनइलास्टिक होता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्राइस को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं मतलब वो रिलेटिव इलास्टिक है, और जब भी हम प्राइस को लेके ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते तो वो रिलेटिव इनइलास्टिक है। तो लग्जरी गुड्स को लेके हम बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव रहते हैं उनके प्राइस को लेके। इसके लिए लग्जरी गुड्स के लिए जो इलास्टिसिटी होता है वो होता है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक क्योंकि लग्जरी गुड्स का थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता या कम होता है हमारा तुरंत रिस्पॉन्स होता है, या तो हम वो चीज को ज्यादा खरीद लेंगे या तो हम वो चीज को कम खरीदेंगे। ओके, तो लग्जरी गुड्स पर डिमांड कैसा होगा, इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। और नेसेसरी गुड्स पे डिमांड कैसा होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। जो कंफर्ट वाले गुड्स होते हैं, नेसेसरी गुड्स होते हैं, उस पे हमारा डिमांड कैसा होता है, इनइलास्टिक, क्योंकि हम इतने ज्यादा प्राइस को लेके सेंसिटिव नहीं रहते। आई होप आपको पहला पॉइंट समझा होगा, नेचर ऑफ कमोडिटी। आपको इसमें सिर्फ इतना बताना है कि लग्जरी गुड्स पे कैसा रहेगा, नेसेसरी गुड्स पे कैसा रहेगा। ओके, आई होप आपको समझा होगा ये वाला फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे सब्सटीट्यूट है मतलब कंपटीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल शैम्पू ले लेते हैं, पैंटीन के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स है, शैम्पूज के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्सटीट्यूट है मतलब हम लोग वो चीज को लेके बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अचानक से एक शैम्पू का प्राइस बढ़ गया, टी और कॉफी ले लेते हैं, टी का प्राइस बढ़ गया तो तुरंत हम रिएक्शन क्या किए कि तुरंत हमने कॉफी खरीदना चालू कर दिया। करेक्ट, तो जब सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं तो उस चीज को लेके हमारी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक, हाईली सेंसिटिव। लेकिन जब वो चीज का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, वो अकेला ऐसा गुड है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो उसका प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी कम हो हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा डिमांड कैसा होगा, यस सॉल्ट, वेरी गुड प्राजक्ता, सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, सो इसके लिए उसका प्राइस बढ़े या कम हो दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो जब किसी चीज का बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, जब ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड आते हैं नंबर ऑफ यूजेस। एग्जाम्पल पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपल चीजों के काम आता है, फोन चार्ज करना, एसी ऑन करना, कोई भी चीज आप घर पे यूज कर रहे हो मेजरली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी का मल्टीपल यूज है, इसके लिए वो चीज को लेके हम बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, हाईली सेंसिटिव। कभी आपने देखा रहेगा घर पे अचानक से इलेक्ट्रिक बिल जब बहुत ज्यादा हाई आ जाता है तो घर पे ऐसा बोलते हैं ना कि अरे अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, कम यूज करना है, मतलब हम बहुत हाईली सेंसिटिव है उस चीज को लेके। तो जब कोई एक प्रोडक्ट का मल्टीपर्पस होता है ना तो उस चीज को लेके अपनी जो डिमांड होती है वो होती है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और अगर वो चीज पे जो हमारा मतलब सेंसिटिविटी है, मतलब वो एक ही चीज के लिए यूज होने वाला है,
तो उस चीज को लेके अपनी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि वो उसी चीज के लिए हम यूज करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ओके। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हैबिट्स। ये तो आपको ही पता होगा, जब हमें किसी चीज की हैबिट होती है, एडिक्शन होता है, तो चाहे उसका प्राइस कितना भी हाई हो जाए, कितना भी लो हो जाए, हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम फिर भी वो चीज को यूज करेंगे ही। तो जब किसी चीज की हैबिट रहती है, उस चीज का डिमांड कैसे रहता है? इनइलास्टिक। हम लोग इतने सेंसिटिव नहीं रहते प्राइस को लेके। ओके, सो हैबिट्स कैसा रहेगा? इनइलास्टिक। कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों? 4। फिर आते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम 1 साल से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिसिटी कैसे रहेगी? हाईली इलास्टिक या इनइलास्टिक? हाईली इलास्टिक। ड्यूरेबल में लेट्स से फर्नीचर, फर्नीचर का प्राइस अगर अभी ज्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे चलो बाद में खरीदते हैं, ठीक है। उसी जगह पे पेरिशेबल गुड्स होगा, तो पेरिशेबल मतलब जो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, तो ऐसे गुड्स को लेके हमारी जो सेंसिटिविटी रहती है वो बहुत हाई रहती है कि अरे जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी जल्दी यूज कर लेते हैं। समझ में आया? तो वो क्या हो गया? रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? जब हम, यस, फ्रूट्स, वेरी गुड शुभम, टीवी, प्राजक्ता, वेरी गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? जब 2 गुड्स हमें साथ में डिमांड करना होता है, जैसे मोबाइल, चार्जर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने फोन खरीद लिया तो चार्जर मुझे खरीदना ही पड़ेगा। तो चार्जर को लेके मेरी इलास्टिसिटी कैसे रहेगी? हाईली इलास्टिक या इनइलास्टिक? चलो बताओ, क्या लिखा है? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर टू सेटिस्फाई अ रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्यों? मोबाइल खरीद रही हूँ, चार्जर मुझे बाय डिफॉल्ट खरीदना ही पड़ेगा। मोबाइल लिया है तो मुझे उस पर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास लगवाना ही पड़ेगा। तो क्या मैं उस टाइम पे प्राइस देखूंगी? नहीं, वो मेरे लिए बन जाता है नेसेसिटी। तो जब कोई भी चीज हमारे लिए बन जाती है नेसेसिटी या हैबिट, तो उस चीज के लिए हमारा जो डिमांड होता है वो होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक। इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, तो ये हमारे कुछ 6 पॉइंट्स है। आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स ही पढ़ना है बच्चों, उससे ज्यादा मत पढ़ना, कुछ काम का नहीं है। ओके, ये आंसर में आपको सिर्फ 5 to 6 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। ओके, तो अभी हमने क्या सीखा? मेथड सीखा, और दूसरा हमने क्या सीखा? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमारे इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाली हूँ इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। बेटा मैंने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, मेरा उसके पहले वाले लेक्चर आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर है वो, तो आप पूरा देख सकते हो। यस, सीआईडी हंग, वेरी गुड संजना। संजना ने स्मार्ट कोड भी दे दिया है इस चीज को पढ़ने के लिए, सीआईडी हंग, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। एंड हर्षद, मैंने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का इसके पहले का सेशन लिया हुआ है, तो आप वो जरूर देखिएगा। वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ जाएगा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको सबको समझा होगा। कोई डाउट है अगर किसी को तो पूछ सकते हैं, और सबको समझ गया है तो एक थम्स अप दे सकते हैं। शॉर्ट में बेटा देखो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना 5 टाइप्स का होता है। एक होता है रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। बाकी का जो शॉर्ट, ये जो 5 टाइप्स है, ये आपको पहले आप प्रॉपरली इसको समझो, जिसके लिए आप मेरा वीडियो देखो, और फिर बाद में आप डाउट्स लेकर आओ। नेक्स्ट लाइव आपका जल्दी आपको आ जाएगा ग्रुप में कि नेक्स्ट लाइव आपका कब है इकोनॉमिक्स का, यही वीक में रहेगा नेक्स्ट लाइव, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।